हेलो बच्चों, तो आज हम बात करेंगे पी ब्लॉक की थर्ड डीपीपी। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को देखना स्टार्ट करते हैं। When P4O10 is dissolved in water, the acid formed finally। देखिए P4O10 की वाटर के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, यानी हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। और P4O10 की जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन करने पर यहाँ पर जो फॉर्म होता है दैट इज द H3PO4। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो H3PO4 यानी कि ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड की प्रिपरेशन करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो P4O10 की जब वाटर के साथ रिएक्शन की जाती है तो उस कंडीशन पे H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, यानी सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। विच द फॉलोइंग एसिड इज मोनोबेसिक। मोनोबेसिक का मतलब क्या हो गया? मोनोबेसिक का मतलब जो H प्लस आयन, एक H प्लस आयन डोनेट करे, यानी कि ओनली H प्लस आयन जो दे सकता है वो मोनोबेसिक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं H3PO2 की बात करते हैं, तो H3PO2 केवल एक H प्लस आयन दे सकता है, केवल एक H प्लस आयन देने की टेंडेंसी रखता है। क्लियर? तो मोनोबेसिक एसिड जो होगा वो H3PO2 ही होगा। अगर हम H3PO4 की तरफ जाते हैं तो H3PO4 3H प्लस आयन देने की टेंडेंसी रखता है, यानी कि 3H प्लस आयन दे सकता है। अच्छा, ये कैसे देता है? अगर इस पर कहीं पर आपके दिमाग में बात आती है तो इसको हम कुछ ऐसे समझ सकते हैं, इसके स्ट्रक्चर के बेस पर। तो इसका स्ट्रक्चर जैसे कि बात कर लेते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? ये है स्ट्रक्चर इसका, ठीक है। तो O के साथ जितने भी H लगे होंगे वो इसकी बेसिसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे, यानी H प्लस आयन यहाँ पर जो निकलेगा तो ये इसके एसिडिक नेचर को डिफाइन करेंगे, और जितने H प्लस आयन दे सकता है वो उसकी बेसिसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसलिए ये एक H प्लस आयन दे सकता है। अब H3PO4 को अगर हम बनाए तो यहाँ P डबल बॉन्ड O हो गया, यहाँ पर OH हो गया, यहाँ OH हो गया, और यहाँ OH हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर H, यहाँ H और यहाँ H, ये कितने H आयन दे सकते हैं? 3H प्लस आयन दे सकते हैं। तो ये ट्राई बेसिक हो जाएगा। H4P2O7 है, तो H4P2O7 है, इसको अगर हम देखें तो यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, एक ओ एच यहाँ लगा दिया, एक ओ एच यहाँ लगा दिया, एक ओ एच यहाँ और एक ओ एच यहाँ, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। तो ये कितने H प्लस आयन दे सकते हैं? देखिएगा 4H प्लस आयन देने की पॉसिबिलिटी इनके अंदर होती है। और उसी तरीके से H4P2O6 को भी चेक कर लेंगे तो ये भी 4H प्लस आयन देने की पॉसिबिलिटी शो करता है। तो फिलहाल इसका आंसर जो सा होगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। Amongst the following oxo acid of phosphorus, how many of them are dibasic in nature? डाइबेसिक इन नेचर का मतलब है 2H प्लस आयन ये रिप्रेजेंट कर सके, यानी 2H प्लस आयन ये डोनेट कर सके। तो 2H प्लस आयन कहाँ से मिल सकता है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं H3PO2। तो H3PO2 की अगर बात करें तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है? कुछ ये स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर में देखिएगा कितने H आयन रिलीज हो सकते हैं? केवल एक H प्लस आयन जो O के साथ लगा होता है H, वो एसिडिक नेचर को इसको शो करता है, यानी कि यहाँ पर ये एक H प्लस आयन दो शो कर सकता है। तो ये मोनोबेसिक हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं H3PO3 की बात करते हैं। तो H3PO3 में क्या कंडीशन है? डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर भी OH है, यहाँ भी OH है और एक H ये है। तो ये है H3PO3। तो ये डाई बेसिक हो जाएगा, यानी कि दो H प्लस आयन रिलीज कर सकता है, ठीक है। ये हो जाएगा। थर्ड H3PO4 की बात करते हैं। H3PO4 इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर में देखिएगा आपको 3OH बनेंगे, यहाँ पर 3OH बनेंगे। तो 3OH मिलेंगे तो यानी कि यहाँ पर ये ट्राई बेसिक हो जाएगा, 3H प्लस आयन रिलीज कर सकता है, ठीक है। फिर हमारे पास में H4P2O5 है। तो H4P2O5 को अगर देख लेते हैं तो ये कंडीशन यहाँ पर होती है, ये 3 हो गया, यहाँ पर ये 4 हो गया, ठीक है, ये 4 और ये 5 हो गया, और यहाँ पर ये दो H लगे होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर भी ये दो H प्लस आयन देने की टेंडेंसी रखता है। तो फिलहाल कितने नंबर हैं, कितने ऐसे एसिड है, ऑक्सो एसिड है जो डाई बेसिक शो करते हैं? तो एक तो हमारा हो गया H3PO3, ठीक है, और एक हो जाएगा हमारा H4P2O5, यानी कि आंसर कितने होंगे? 2 हो जाएगा। Among the following acid, which one has the strongest reducing property? देखिए स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी कैसे चेक करते हैं? तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी को चेक करने का एक सिंपल सा रीजन है, और वो ये है
कि जितने भी नंबर ऑफ पीएच बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, जितने भी नंबर ऑफ पीएच बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, वो उतना ही ज्यादा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी को शो करेगा। तो आप कह सकते हैं नंबर ऑफ पीएच बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिड्यूसिंग नेचर। क्लियर है, ये पॉइंट समझ में आ गया, कैसे देखना है ये समझ में आ गया। तो अब यहाँ पर देखते हैं पीएच बॉन्ड सबसे ज्यादा किस में है। तो पीएच बॉन्ड सबसे ज्यादा H3PO2 में है। इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखो आप, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, यहाँ पर OH हो गया, यहाँ H हो गया और यहाँ H हो गया, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पर H3PO2 है, तो कितने पीएच बॉन्ड आपके पास में है, 2 पीएच बॉन्ड है। तो ये सबसे ज्यादा जो अगर हम देखें तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, रिड्यूसिंग नेचर इसी का होगा। यहाँ पर देखिएगा, अगर आप देखें तो यहाँ पर पीएच बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है। SPO3 में डिस्कस करते हैं तो ये तो ट्राईसाइक्लिक फॉर्म होता है। ट्राईसाइक्लिक फॉर्म में अगर इसको देखें तो P डबल बॉन्ड O, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास में डबल बॉन्ड O एंड देन OH, तो यहाँ पर भी प्रेजेंट नहीं होता है। और इस जगह पर अगर बात कर रहे हैं तो P की बात कर रहे हैं, या डबल बॉन्ड O है या डबल बॉन्ड यहाँ OH 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 लग रहे हैं, तो यहाँ पर भी आपका पीएच बॉन्ड जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है। तो क्या आंसर होगा यहाँ पर, अगर हम देखें तो क्या आंसर है हमारे पास में, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग नेचर शो करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेव एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग का मतलब इसका रिडक्शन हो जाए और रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो जाए। यानी ऐसा हमें मॉलिक्यूल ढूंढना है जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों को शो कर सकता है। अब जैसे कि कोई एलिमेंट है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो बिलोंग कर रही है, जैसे कि मान लेते हैं ए, जो यहाँ पर ये एक्स ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये इसकी मिनिमम है। और यहाँ पर जो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट है, मान लेता हूँ वाई जो है वो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम है, ठीक है। हर एलिमेंट की एक मिनिमम और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। अब मान लेते हैं यहाँ पर जो ए लगा हुआ है, ना तो वो एक्स है और ना ही क्या है वो वाई है, यानी कि एक्स से थोड़ा सा ग्रेटर एंड वाई से थोड़ा सा क्या होगा, लेसर। क्लियर। तो अब यहाँ पर जैसे मान लेते हैं, यहाँ पर हम कोई जेड ऑक्सीडेशन स्टेट देख रहे हैं, तो जेड ऑक्सीडेशन स्टेट जो है बेसिकली वो जो है वो एक्स से ग्रेटर है, और दूसरी बात है वाई से कैसी है, लेसर है, ये कंडीशन है। तो अगर यहाँ पर ऐसा कोई ऑक्सीडेशन स्टेट है तो ये क्या करेगा, इसको इसमें भी कन्वर्ट हो जाएगा और ये यहाँ से इसमें भी कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ये मैक्सिमम की तरफ भी जाएगा और मिनिमम की तरफ जाएगा। मिनिमम की तरफ जाएगा तो ये रिडक्शन शो करेगा, ठीक है, और मैक्सिमम की तरफ जाएगा तो ये ऑक्सीडेशन शो करेगा। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर ये जो एलिमेंट होगा ये बोथ नेचर शो करेगा। लेकिन अगर कोई मिनिमम है तो फिर वो उससे पीछे की तरफ तो जा ही नहीं सकता, तो ये ऑक्सीडेशन करेगा, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, ओनली ऑक्सीडेशन शो करेगा। और ओनली ऑक्सीडेशन शो करेगा तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। और ये मैक्सिमम है तो ये क्या करेगा, मिनिमम की तरफ यानी कि इधर की तरफ जाएगा, तो ये क्या करेगा, ओनली रिडक्शन शो करेगा। ओनली रिडक्शन शो करेगा तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। तो ये सारी चीजें यहाँ से कॉन्सेप्ट को देखनी है। तो सल्फर की बात करें, यहाँ पर सल्फर हमारे पास में है, तो सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट -2 +6 होती है, ये मैक्सिमम होती है और ये मिनिमम होती है। अब यहाँ पर देखो ये +6 है तो मैक्सिमम हो गया, मैक्सिमम हो गया तो इसका मतलब ये दोनों की तरह नहीं करेगा। ये किस तरह से वर्क करेगा, यानी कि ये ऑक्सीडाइज यहाँ पर रिडक्शन करेगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ये कितना हो गया, +4। अब देखो +4 है तो दोनों करेगा, यानी कि ऑक्सीडेशन भी कर सकता है, रिडक्शन भी कर सकता है। तो ये ऑप्शन हमारा है जो बोथ ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग नेचर शो करता है। -2 लिखा हुआ है, -2 होगा तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम 5 होती है तो ये रिडक्शन करेगा तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। तो आंसर इज सेकंड। द एसिड विच हैज द परऑक्सी लिंकेज, परऑक्सी लिंकेज मतलब होता है OO का प्रेजेंट होना, दैट इज द परऑक्सी लिंकेज, परऑक्सी बॉन्ड इसको बोलते हैं। अब क्वेश्चन है कि परऑक्सी बॉन्ड किस में प्रेजेंट है, तो सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड H2SO3 ये प्रेजेंट है। तो इसमें केवल एक, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर अगर देखें तो ये डबल बॉन्ड हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पर आपके पास में क्या कंडीशन हो जाएगी, यहाँ पर आपके पास में OH हो गया और ये H हो गया, ठीक है। ये स्ट्रक्चर यहाँ पर है तो इसमें है ही नहीं। परऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड, ये देखिए नाम से ही दिख रहा है, नाम भी यहाँ पर दिख रहा है परऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड। और बेसिकली इसमें परऑक्सी बॉन्ड जो है वो अगर है कि नहीं है, चलो उसको चेक करना स्टार्ट करते हैं। तो पर
सॉरी सॉरी सॉरी, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, मैं पेरोक्सी पड़ गया, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। तो पायरोसल्फ्यूरिक एसिड होता है H2S2O7, जिसको हम लोग ओलियम भी बोलते हैं, H2S2O7। H2S2O7 के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कैसा होता है, ये कुछ इस टाइप का प्रेजेंट होता है। यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, ठीक है, ये प्रेजेंट होता है। और यहाँ पर आपके पास में OH है और यहाँ भी आपके पास में OH है। 1 2 3 4 5 6 7 H2S2O7, ये जो है ये भी हमारे पास में पेरोक्सी लिंकेज नहीं दिखा रहा। डाइथायोनिक एसिड होता है H2S2O6 होता है। तो यहाँ पर डाइथायोनिक एसिड में बात करते हैं तो एस एस बॉन्ड प्रेजेंट होता है, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पर OH और यहाँ OH। तो ये भी नहीं होगा, तो ये भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है। ये है कैरोज एसिड। कैरोज एसिड होता है H2SO5, ठीक है, इसमें होता है। क्लियर। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो यहाँ पर प्रेजेंट होता है एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ ओ ओ, यहाँ पर H और यहाँ पर आपके पास में OH, 1 2 3 4 5, ये देखिएगा पेरोक्सी बॉन्ड है। तो ये हमारे पास में जो है ये पेरोक्साइड लिंकेज रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। Out of H2S2O3, H2S4O6, H2SO5 and H2S2O8, peroxy acid। देखिए पर ऑक्सी एसिड कौन से होते हैं, पर ऑक्सी एसिड वो होते हैं जिनमें OO बॉन्ड, पेरोक्साइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है, OO जिसमें प्रेजेंट होता है। अब OO जो प्रेजेंट होने वाले दो ही एग्जांपल हैं हमारे पास में, एक है हमारे पास में H2SO5, ठीक है, और दूसरा एग्जांपल हमारे पास में है H2S2O8, H2S2O8, ये कैरोज एसिड भी इसको बोलते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये क्या होगा, ये OH एंड देन OH, ये स्ट्रक्चर होता है। और इसके लिए अगर बात करते हैं तो S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ठीक है, यहाँ पर ये कंडीशन होती है, देन O देन O देन S डबल बॉन्ड O देन डबल बॉन्ड O देन OH, ये स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो ये दोनों में देखिएगा यहाँ पर पेरोक्साइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, तो पेरोक्साइड बॉन्ड पड़ते हैं, तो यही पेरोक्सी एसिड है। तो ये ऑप्शन हमारे लिए होगा, तो H2SO5 और H2S2O8, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। Phosphorus trichloride PCl3 undergoes hydrolysis at room temperature to produce an oxy acid. It is the formula. देखिए PCl3 की हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, PCl3 की हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, और PCl3 की जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में H3PO3 का फॉर्मेशन होता है, H3PO3 और साथ में HCl होता है। तो जब भी PCl, और क्यों होता है हाइड्रोलिसिस, क्यों होती है, यहाँ पर होता है ड्यू टू वैकेंट ऑफ डी ऑर्बिटल, ठीक है। तो डी ऑर्बिटल की वैकेंसी यहाँ पर होती है। तो डी ऑर्बिटल की वैकेंसी कारण जो होता है, ऑक्सीजन पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो उस पर क्या करता है, अटैक करता है। और जब इस पर अटैक करता है तो उस कंडीशन पे ये Cl रिमूव करके OH का फॉर्मेशन करता है, फिर बाद में टॉटोमेरिज्म हो जाती है, देन उस कंडीशन पे H3PO3 का फॉर्मेशन होता है। तो H3PO3 का बनता है, यानी कि सेकेंड ऑप्शन जो होगा ये हमारा करेक्ट होगा। The true statement for the acid of phosphorus H3PO2, H3PO3 and H3PO4. H3PO3 on heating does not disproportionate। देखिएगा डिस्प्रपोर्शनेट का मतलब होता है क्या है, डिस्प्रपोर्शनेट का मतलब होता है कि कोई भी हमारे पास में मॉलिक्यूल है वो अपना ऑक्सीडेशन भी कर दे और क्या कर दे, अपना रिडक्शन भी कर दे। तो H3PO3 की एक प्रॉपर्टी होती है कि जब इसको हम हीट करते हैं तो हीट करने पर ये क्या करता है, ये बेसिकली ब्रेक होता है, और ब्रेक होके क्या बना देता है, ये PS3 प्लस H3PO4 का फॉर्मेशन करता है। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, यानी फॉस्फीन प्लस H3PO4। अगर हम फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट देखें, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6, 6 में से आप चले गए यहाँ पर कितना, 3 यहाँ पर चले गए, तो यहाँ कितना बचा 3। तो 3 यहाँ पर है, यहाँ पर कितना हो गया आपके पास में -3, और यहाँ कितना हो गया +5, ठीक है, यहाँ पर +5। तो आप देखो 3 से -3 में रिडक्शन हो रहा है और +3 से +5 में ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसका मतलब डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, यानी कि फर्स्ट जो है वो करेक्ट है। सेकंड चेक करते हैं, सेकंड चेक कर लेते हैं।
H3PO2 and H3PO3 both have 2 POH bond. तो H3PO2 का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो H3PO2 का स्ट्रक्चर होता है P डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर H, यहाँ पर H, ये होता है। और H3PO3 का अगर हम देखें तो H3PO3 का होता है यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पर OH हो गया, यहाँ पर OH हो गया और यहाँ पर H हो गया। तो यहाँ पर OH कितने प्रेजेंट है? 2। यहाँ पर OH कितने प्रेजेंट है? 2। यहाँ पर OH कितने प्रेजेंट है? 1। इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा? बोथ हैव 2 POH बॉन्ड। सॉरी, यहाँ पे एक बार चेक कर लेता हूँ फिर से। 2 POH बॉन्ड यहाँ पर है, तो ये हमारा करेक्ट नहीं है। क्लियर है? तो ये भी हमारा करेक्ट नहीं है। हमें ट्रू स्टेटमेंट चेक करना, तो ये भी करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट चेक करते हैं। ऑल ऑफ देम आर ट्राई बेसिक एसिड। ट्राई बेसिक एसिड यानी कि 3H प्लस आयन देने की इनकी प्रॉपर्टी होती है। यही ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ट्राई बेसिक है ही नहीं यहाँ पर ये। ठीक है, ये ट्राई बेसिक नहीं है। क्यों? H3PO2 कितने देता है? H3PO2 जो होता है वो मोनो बेसिक होता है। ठीक है, H3PO3 जो होता है वो डाई बेसिक होता है और H3PO4 जो होता है वो ट्राई बेसिक होता है। क्लियर है? तो ये भी हमारा रॉन्ग है। H3PO2 इज ऑब्टेन्ड बाय एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ P4। देखिए P4 की रिएक्शन करते हैं एल्कलाइन मीडियम में, यानी कि NaOH प्लस H2। देखो ये एल्कलाइन मीडियम है और जब हम इसमें रिएक्शन करते हैं तो यहाँ बनता है NaS2PO2 सोडियम हाइपोफॉस्फाइड और PS3 बनता है। देखिए NaS2O2 इज द डेरिवेटिव ऑफ द H3PO2। हाँ है ना? इसमें अगर हम वाटर डाल रहे हैं, यहाँ देखें तो ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है? ये बेसिकली डेरिवेटिव किसका है? ये H3PO2 का ही डेरिवेटिव है। तो ये सही है, यानी फोर्थ ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट है। Which of the following does not have SS linkage but have OO linkage? देखिए SS linkage नहीं है लेकिन OO linkage है। OO linkage को क्या बोलते हैं? पर ऑक्साइड लिंकेज बोलते हैं। पर ऑक्साइड लिंकेज। अब पर ऑक्साइड लिंकेज कहाँ है कहाँ नहीं है ये देख लेते हैं। देखिए S2O8-2 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली है क्या? ये है S2S2O8। ठीक है, इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड का ये डेरिवेटिव है, इसको बोल सकते हैं। और इसका अगर स्ट्रक्चर देखें तो इसका स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है? इसमें अगर हम देखें तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास में होता है। तो डबल बॉन्ड O हो गया, यहाँ पर ये OH हो गया और यहाँ OH हो गया। तो देखिएगा इसमें परऑक्साइड बॉन्ड प्रेजेंट है, बिल्कुल है परऑक्साइड बॉन्ड। तो ये ऑप्शन हमारा सही है। तो दो ही हमारे पास में होते हैं जो कि परऑक्साइड शो करते हैं, एक तो ये करता है और एक करता है H2SO5। परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड ये करता है और परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड ये होता है। इसको कैरो एसिड कहते हैं, इसको मार्शल एसिड कहते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। देयर आर नो SS बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। तो SS बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट नहीं है उसको देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं H2O4-2। ये बेसिकली H2S2O4 है। इसमें अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये डबल बॉन्ड, ये देखिएगा ये डबल बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ये OH ये लगा होगा और ये OH ये लगा होगा। तो H2S2O4 ये स्ट्रक्चर है, तो यानी कि SS बॉन्ड जो है इसमें प्रेजेंट है। H2SO5 है यहाँ पर, तो इसमें भी प्रेजेंट होता है क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर लगा होगा, यहाँ पर ये OH हो गया और ये OH हो गया। तो इसमें भी ये बॉन्ड प्रेजेंट है। क्लियर है? नेक्स्ट में बात करते हैं H2SO3 है, तो S डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड S है, यहाँ पर OH लगा दिया। तो 1 2 और एक और यहाँ पर ये OH है, तो यहाँ पर भी ये बॉन्ड प्रेजेंट है। H2S2O7 ये ओलियम का फॉर्म है, ओलियम जानते हैं आप लोग। H2S2O7 है, तो ये कैसे बनता है? ये कुछ ऐसे बनता है, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, ऐसे लगाते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड और देन OH एंड देन OH। ठीक है, तो H2S2O7 इसमें SS बॉन्ड जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है। तो फाइनल आंसर हमारा फोर्थ है। The true statement for the acid of phosphorus H3PO2, H3PO3 and H3PO। ठीक है, द ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिटी, और एसिडिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा एसिडिटी किसकी है? तो बिल्कुल सही है, एसिडिक नेचर की बात कर रहे हैं तो एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर किस में होता है? H3PO4 में होता है, फिर H3PO3 में होता है, फिर H3PO2 में होता है। ठीक है,
क्यों होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट से देख लो, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी 3, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ऑक्सीडेशन नंबर जितना ज्यादा होता है, दैट्स मीन एसिडिक नेचर। इलेक्ट्रोनेगेटिव उतनी ज्यादा होती है, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है उतना ज्यादा एसिडिक नेचर होता है। यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट है। ऑल ऑफ देम आर रिड्यूसिंग नेचर। रिड्यूसिंग नेचर से, रिड्यूसिंग नेचर जो है वो कौन शो करता है? जिसमें रिड्यूसिंग नेचर पीएच बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो जिसमें पीएच बॉन्ड प्रेजेंट हो तो H3PO3 और H3PO2 देते हैं, बाकी नहीं देंगे। यानी कि यहाँ पर रिड्यूसिंग नेचर H3PO2 ले गए और H3PO3, ये रिड्यूसिंग नेचर शो करते हैं। H3PO4 जो है ये रिड्यूसिंग नेचर शो नहीं करता। ऑल ऑफ देम आर ट्राई बेसिक। नहीं, ट्राई बेसिक नहीं होते, ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। द ज्योमेट्री ऑफ फास्फोरस इन द टेट्राहेड्रल इन ऑल और 3। ज्योमेट्री ऑफ द फास्फोरस इन टेट्राहेड्रल इन ऑल द 3, यानी कि यहाँ पर जो ज्योमेट्री है वो कौन सा फॉर्म दे रहा है? फास्फोरस की ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल। तो ये डिपेंड करेगा हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर कि इसकी कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है। तो टेट्राहेड्रल के लिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन चाहिए, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिलहाल इसमें अगर सही ऑप्शन देखा जाए तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। Arrange the following in order of increasing acidity: H3PO4, H2CO3, HCl and HI। तो एसिडिटी की बात करते हैं, एसिडिक नेचर की बात करते हैं। एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा किसका है ये देखते हैं। देखिए एसिडिक नेचर बेसिकली सबसे ज्यादा जो होता है वो होता है HI का। क्लियर? हालांकि एसिडिक नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka, तो Ka पर डिपेंड करता है, जिसका Ka ज्यादा होता है उसका एसिडिक नेचर ज्यादा होता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा HI का होता है, फिर HCl का होता है, फिर H3PO4 का होता है, और सबसे कम H2CO3। H2CO3 कैसा होता है ये हम जानते हैं, वीक एसिड होता है। ठीक है, तो सबसे कम जो होता है वो H2CO3 का होता है, और सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर जो होता है वो HI का होता है। तो ये ऑर्डर होगा। तो अरे इंक्रीजिंग की बात कर रहे हैं तो इधर से इधर की ओर क्या कर रहा है? ये इंक्रीजिंग कर रहा है, तो ऑप्शन इज थर्ड। Which of the following chemical reaction respect the oxidizing behavior of H2SO4? देखिए ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर ऑफ H2SO4 की बात कर रहा है, यानी कि सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट 6 है, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर की बात कर रहा है, तो इसका मतलब इसको रिडक्शन करना है, यही तो चीज है। तो अब यहाँ पर एस जो भी लेंगे उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो लेस देन कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर कार्बन जाएगा। जैसे यहाँ पर बात करते हैं पहले वाले एग्जांपल में, यहाँ सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट 6 है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है, इसका मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है, और रिडक्शन हो रहा है तो यहाँ पर ये कैसा वर्क कर रहा है? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा है। तो फाइनली अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट है। बाकी में अगर हम देखें तो यहाँ सल्फर 6 है, यहाँ भी 6 है, तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं हो रहा। यहाँ देखो 6 है, यहाँ पर भी, यहाँ देखो यहाँ भी 6 है, कोई चेंज नहीं हो रहा। यहाँ देखो यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 है, कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो यानी फर्स्ट ऑप्शन जो होगा ये हमारा करेक्ट है। फॉर H3PO3 एंड H3PO4 द करेक्ट चॉइस इज। तो H3PO3 की बात कर रहे हैं, और किसकी बात करते हैं? H3PO4 की बात करते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो अब यहाँ पर अगर बात करें तो H3PO3 स्ट्रक्चर से बेस पे पहले स्ट्रक्चर डिफाइन कर लेते हैं, फिर ऑप्शन की तरफ चलेंगे। तो H3PO3 का स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो हमारे पास में स्ट्रक्चर ये, ठीक है, ये होगा H3PO3, और H3PO4 है, PO4। ठीक है, H3PO4 की बात करते हैं तो H3PO4 यहाँ पर डबल बॉन्ड O हो गया, यहाँ पर OH हो गया, यहाँ OH हो गया, और यहाँ पर आपका OH हो गया। तो यहाँ पर ये क्या है? ये 3H प्लस आयन दे सकता है, इसका मतलब ये ट्राई बेसिक है, और ये कैसा है? डाई बेसिक है। ठीक है, तो पहला है H3PO2 डाई बेसिक। एंड रिड्यूसिंग नेचर कैसे चेक करते हैं? ये तो हो गया बेसिसिटी। रिड्यूसिंग नेचर कैसे चेक करते हैं? रिड्यूसिंग नेचर को चेक करने के लिए हम लोग क्या चेक करते हैं? रिड्यूसिंग नेचर के लिए पीएच बॉन्ड देखते हैं, कितने पीएच बॉन्ड हैं। तो पीएच बॉन्ड अगर हमारे पास में है तो यही क्या शो करता है? रिड्यूसिंग नेचर शो करता है, रिड्यूसिंग नेचर को शो करता है। तो पीएच बॉन्ड यहाँ देखो, ये दिख रहा है हमको, पीएच बॉन्ड ये दिख रहा है, तो ये रिड्यूसिंग नेचर को शो करता है, रिड्यूसिंग नेचर को ये शो करना है। क्लियर है? और ये रिड्यूसिंग नेचर को शो
नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसमें बॉन्ड नहीं है। तो H3PO3 डाइबेसिक एंड रिड्यूसिंग H3PO3 की बात कर रहे हैं, तो ये करेक्ट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। H3PO3 इज डाइबेसिक, डाइबेसिक है लेकिन नॉन रिड्यूसिंग, यानी गलत हो जाएगा। H3PO3 इज ट्राइबेसिक, है ही नहीं। H3PO4 इज ट्राइबेसिक, ठीक है, लेकिन रिड्यूसिंग नहीं है। तो ऑप्शन फर्स्ट जो होगा ये हमारा करेक्ट होगा। तो बच्चों ये रही आज की डीपीपी। चलिए फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट डीपीपी के साथ।